चलो हेलो दोस्तों, सबको गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हमारे कार्डियोलॉजिस्ट सर ने हमारी क्लास को सही कर दिया है। अब आवाज़ आना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो चलो ठीक है भाई। डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि आप लोग को पता है भैया, इतना ज़्यादा मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया नहीं है कि इस चीज़ को मैं मैनेज कर पाऊँ। मुझे लाइव क्लास लेना आता है। तो चलिए एक बार सभी लोग गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम, जिसको जो भी बोलना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना अपना प्रेजेंटी लगा दीजिए और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर जी यू आर अ गुड टीचर। टीचर गुड नहीं होते, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मान लो कि टीचर गुड है ना। अच्छा बुरा कोई नहीं होता भाई, सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। जल्दी से जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं, अगर प्रॉपर वगैरह आवाज़ वगैरह क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। टाइटल और थंबनेल आप सबने देख लिया होगा कि आज की क्लास में हमें पढ़ना है सीपीयू, मेमोरी और क्या पढ़ना है। जल्दी से बताओ क्या क्या पढ़ना है भाई। आज हम जानेंगे सीपीयू के बारे में। सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग क्या है, जैसे कि आपने सबने टाइटल देखे ना, इनसाइड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, हाउ सीपीयू यूज डेटा टू थिंक। कैसे सीपीयू डेटा का यूज़ करता है और सोचता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस पूरी क्लास में, और लास्ट में हम पढ़ेंगे डेटा यूनिट्स के बारे में भी। तो आप लोग इस पूरी क्लास में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए ठीक है। तो जैसे कि आप सबने कल पढ़ा था हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के अलावा यहाँ पे आपके पास एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है आपके कंप्यूटर में। तो इसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं सीपीयू के बारे में। ठीक है, तो आइए सीपीयू के बारे में भाई पढ़ लेते हैं हम फटाफट। तो जानते हैं सीपीयू है क्या। तो सीपीयू क्या, सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, सीपीयू को ही बोला जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो हमारे कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है भाई, सीपीयू होता है ना। और ये क्या काम करता है आपका सीपीयू इट परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशन एंड प्रोसेस इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सॉफ्टवेयर। अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस या जितने भी कमांड यूज़र के द्वारा कंप्यूटर को दिए जाते हैं, उसको प्रोसेस करने का काम आपका सीपीयू का होता है। समझ में आया। तो प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू आपका प्रोसेसिंग का सारा काम करता है। क्लियर, कोई दिक्कत। इसी को हिंदी में आप समझ लीजिए भाई। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है, यह सभी गणनाओं को करता है और सॉफ्टवेयर द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करता है, साथ ही कंप्यूटर के अन्य भागों को नियंत्रित और प्रबंधित करता है। तो इसकी हमने 3 चीज़ें जाने। पहला कि कंप्यूटर का ब्रेन आपके सीपीयू को ही बोला जाता है। दूसरा पॉइंट हमने ये जाना कि भाई इसी सीपीयू को या फिर इसी सीपीयू का काम होता है सारे के सारे कैलकुलेशन और प्रोसेस को परफॉर्म करना। और तीसरा इसका टास्क क्या होता है, ये कंट्रोल करता है कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स को भी और कोऑर्डिनेट करके रखता है कि सभी एक साथ काम कर पाएँ। ठीक है, तो ये था भाई आपका सीपीयू की कहानी। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो सीपीयू के फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं भाई कि फंक्शन ऑफ सीपीयू का फंक्शन क्या होता है, कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है फेचिंग। फेच करना मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करना, रिट्रीव करना। तो सीपीयू क्या काम करता है, कंप्यूटर मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है, तो रिट्रीव्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रिसीव करेगा और फिर उसके बाद डिकोड करता है, डिकोडिंग। इसका मतलब ये है कि वो सारे इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करेगा, फेच इंस्ट्रक्शंस वही चीज़ है। फिर देन एग्जीक्यूटिंग, मतलब कि उसको भाई एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस करेगा। कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन उसको मिले होंगे उस पर वो प्रोसेसिंग का काम करेगा। और जैसे प्रोसेसिंग का काम हो जाता है तो इसके बाद एक फाइनल रिज़ल्ट हमारे सामने आता है, और उस रिज़ल्ट को वापस से अगर मेमोरी में स्टोर करना है तो उसके लिए आपका 4th स्टेप है भाई स्टोरिंग। सेव्स द रिज़ल्ट बैक इनटू मेमोरी और रजिस्टर्स। देखो, अगर अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो सिंपल सी बात ये है, अब समझ नहीं आया है तो क्या नहीं हुआ है। देखो, इसी चीज़ को मैं आपसे रिलेट कर रहा हूँ, इसके लिए आपको सोचो, आपका दिमाग छोटा सा बेचारा है ना, नन्हा सा दिमाग आपका। ये इधर आ जाओ, देखो थोड़ा सा आपके दिमाग के बारे में हम जान लेते हैं भाई, है ना।
ये हमारा पॉइंटर आ चुका है। ये छोटू सा आपका दिमाग होगा, है ना, ये ऐसे खिचड़ी वाला दिमाग आपका कैसे काम करता है। देखो मैंने आपको कोई चीज़ समझाई, तो आपको जब मैंने कोई चीज़ समझाई, समझाने के बाद आपका मस्तिष्क ने क्या किया, उस चीज़ को रिट्रीव किया, मतलब रिसीव किया। ये हुआ इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करना, है ना, फेच किया आपने इंस्ट्रक्शन। फिर क्या किया, आपके दिमाग में वही सिग्नल्स पे इधर से उधर हुए और फिर आपने उस चीज़ को डिकोड किया। डिकोड करने के बाद समझने की कोशिश की। तो जब आपने उसको डिकोड किया तो आपको थोड़ा सा ये समझ में कि अच्छा सर कहना क्या चाहते हैं, है ना। तो सर कहना क्या चाहते हैं उसके लिए आपने डिकोडिंग की आपके मस्तिष्क ने। फिर इसके बाद उस चीज़ को प्रोसेस किया आपके मस्तिष्क ने, तब जा कर के आपको समझ में अच्छा सर अभी हमें जो है सीपीयू के बारे में बता रहे थे। अब सीपीयू के बारे में सर ने क्या बताया, उस चीज़ को आप समझ गए, एग्जीक्यूट करवा लिए सारे डिकोडिंग जो आपने किया था कमांड्स को, है ना। अब जब आपको समझ में आ गया तो लंबे समय तक समझ में आना चाहिए। इस चीज़ को आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए, आपके पास स्टोर रहेगा। तो भाई वही चीज़ आपका कंप्यूटर भी करता है। पहले इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है, देन उसको डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद क्या करता है, वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करवाता है। एग्जीक्यूट करवाने के बाद फिर वो स्टोर कर देता है वापस से मेमोरी में। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारा सीपीयू काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो जितने लोग भी देख रहे हैं एक बार थम्स अप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में भाई। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, सीपीयू के घटक के बारे में, है ना। घटक मतलब कंपोनेंट। तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं भाई, तो इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में हम जानेंगे। तो 3 इसके कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपका होता है ALU, एक होता है आपका CU, एक होता है आपका MU, है ना। तो मेन इसके 3 इंपॉर्टेंट आपके कंपोनेंट्स होते हैं। तीनों का अपना अपना काम होता है। तो इन तीनों कंपोनेंट्स के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला आपका है ALU। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म है भाई। अब देखो फुल फॉर्म अगर आपके एग्ज़ाम में पूछता है तो हिंदी में यही चीज़ लिख के आएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको हिंदी में ये नहीं लिखेगा अंकगणितीय और तार्किक इकाई। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ भाई। चलो ठीक ठीक ठीक, ये ख़त्म 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 ख़त्म, ठीक है। तो फुल फॉर्म वगैरह जो होते हैं भाई, जो चीज़ें हिंदी में इंग्लिश में होती है वही चीज़ें हिंदी में होती है। तो हम बात कर लेते हैं ALU क्या है। ALU को ही फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में। अगर इसी ALU को हम डिवाइड करना चाहें तो आप फर्दर इसको डिवाइड कर सकते हैं कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। कौन कौन सा यूनिट हो जाएगा फिर आपका, ये हो जाता है, एक होता है अरिथमेटिक यूनिट और एक हो जाता है आपका लॉजिक यूनिट। तो 2 पार्ट में इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है। ठीक है। अब इन दोनों का काम क्या होता है, सिंपल सा काम है। ये जो आपका AU होता है ये सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पे काम करता है, जैसे कि आपका हो गया प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, है ना, या फिर आपका डिवाइड। ये सारे काम आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर करता है, अरिथमेटिक यूनिट करता है। दूसरा जो आपका ये लॉजिकल यूनिट है, इसका काम होता है सारे के सारे लॉजिक्स वाले काम करने, मतलब जहाँ पे आपका कंपैरिजन वाली चीज़ें हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, है ना, इस तरह के ये काम करने वाला काम कौन करता है, आपका लॉजिक यूनिट करता है। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ALU में परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक कंपैरिजन वाली चीज़ें, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, है ना। और यहाँ पे आपका असाइनिंग ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स पे काम करता है आपका लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट जिसको आप बोलते हैं LU। क्लियर है। इसके बाद आपका दूसरा कंपोनेंट आता है भाई CU, जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, ये पूरे प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। डायरेक्ट्स द ऑपरेशंस ऑफ प्रोसेसर बाय फेचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। CU का काम होता है सिंपल सा, जो इंस्ट्रक्शंस वो रिसीव करता है उसको डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद जो वो एग्जीक्यूट करवाता है, तो एग्जीक्यूट करवाने के बाद उसे ये पता चलता है कि यहाँ पे काम क्या करना है, हमें यहाँ पे अरिथमेटिक यूनिट पे काम करना है या फिर हमें यहाँ पे लॉजिक यूनिट पे काम करना है। समझ में आया कि नहीं। तो इस चीज़ को बताने वाला कौन है, आपका कंट्रोल यूनिट है। तो कंट्रोल यूनिट जो है डायरेक्ट करता है एक तरीके से ALU को कि भैया आपको यहाँ पे ये काम करने हैं, वही चीज़ है। फिर अगला पॉइंट है कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल कंपोनेंट्स विद इन द CPU। CPU के अंदर सारे कंपोनेंट्स को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करके रखता है कि वो सारे कंपोनेंट्स जो हैं एक साथ काम करें, जिस वजह से कोई भी प्रोसेसिंग कंप्लीट तरीके से हो पाए।
सिंपल से वर्ड में बोला जाए तो कंट्रोल यूनिट का सिंपल सा काम है पूरे के पूरे प्रोसेसिंग को मैनेज करके रखना, कंट्रोल करके रखना। ठीक, इसके बाद आपका तीसरा कंपोनेंट है जो है एमयू, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का क्या काम होता है? डेटा को स्टोर करवाना। तो ये काम करता है आपका डेटा स्टोर। जब प्रोसेसिंग हो जाता है एग्जीक्यूशन होने के बाद तो आपका एक रिज़ल्ट आता है, उस रिज़ल्ट को वापस से कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर करने का काम आपका ये मेमोरी यूनिट का होता है। तो स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी होते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस पहले तो स्टोर या तो कंप्यूटर मेमोरी में ही होते हैं, मेमोरी यूनिट में, और वापस से इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस होने के बाद मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो ये था भाई आपका मेमोरी यूनिट के बारे में। उम्मीद करते हैं सबको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, है ना। और कुछ लोग आलसी होते हैं, एकदम से बेहद ही आलसी है ना। साथ के साथ जो नई चीज़ आपको पता चले उसे आप लिख भी लिया करो, ऐसा नहीं बस बैठ के खाते पीते पढ़ते रहो, ठीक है। अब ये तो हो गया भाई सीपीयू का कहानी ख़त्म। इसके बाद बात आती है प्रोसेसिंग की, कि प्रोसेसिंग है क्या। तो अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो आप सबने अभी कई बार सुना होगा सर प्रोसेसिंग। तो सिंपल से वर्ड में बोला जाए तो प्रोसेसिंग का काम होता है जो हमारे रॉ डेटा होते हैं उस रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसीजर होता है, इसी को बोला जाता है प्रोसेसिंग। क्या बोला जाता है? प्रोसेसिंग बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका रॉ डेटा होता है, रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना ही आपका प्रोसेसिंग का काम होता है। चलो एक मिनट रुक जाओ भाई। मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने को ही हम बोलते हैं प्रोसेसिंग, ठीक। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी प्रोसेसिंग कहलाती है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं डेफिनेशन। प्रोसेसिंग रेफर्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एक किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं वही कहलाता है प्रोसेसिंग। इन हिंदी प्रोसेसिंग का अर्थ है कंप्यूटर द्वारा विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए निर्देशों को निष्पादित करना, मतलब एग्जीक्यूट करवाना, वही चीज़ है। रॉ डेटा मतलब कि जो इंस्ट्रक्शंस यूज़र दे रहा है कंप्यूटर को वो रॉ डेटा होते हैं, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं, जिनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है। जब उसको हम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उससे आपको एक इन्फॉर्मेशन समझ में आता है, एक मीनिंग समझ में आती है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग के प्रकार के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका है सीरियल प्रोसेसिंग। एक ऐसा प्रोसेसिंग का टाइप जिसमें आपके हर एक टास्क जो है एग्जीक्यूट होते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे क्या होता है, टास्क आपका 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होता है। ओनली आफ्टर कंप्लीशन द प्रीवियस वन, जब आपका पुराना वाला टास्क कंप्लीट होगा तभी दूसरा टास्क आपका स्टार्ट होगा। तो कार्य एक एक करके चलते हैं, प्रत्येक कार्य पूरा होने के बाद अगला कार्य शुरू होता है इन हिंदी। अब इससे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके घर वालों ने आपको 4 काम दे दिए करने के लिए, भैया ये काम कर लेना, ये काम कर लेना, ये काम कर लेना, ये भी काम कर लेना, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले पहला वाला काम जब आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर आप दूसरा वाला काम करना स्टार्ट करोगे, है ना। ऐसा तो नहीं सारे काम पे फंसा लो अपने आप को और उसके बाद कर किसी को ना पाओ। तो पहला कंप्लीट फिर तीसरे पे जाओगे, पहला कंप्लीट दूसरे पे जाओगे, दूसरा कंप्लीट आप तीसरे पे जाओगे, फिर जब तीसरा कंप्लीट होगा तब आप जा करके चौथे काम को करना स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आपका सीरियल प्रोसेसिंग भी काम करता है, 1 बाय 1 चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाता है। समझ में आया? तो ये था भाई आपका सीरियल प्रोसेसिंग का डिफिनेशन। एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, टाइपिंग अ डॉक्यूमेंट, सेविंग द फाइल, प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट आफ्टर वन अनदर। अगर आप कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेंगे, फिर जब आपका क्रिएशन का काम कंप्लीट हो जाएगा फिर आप क्या करते हैं भाई, प्रोसेसिंग का सेविंग का काम करते हैं। आप उसे सेव करेंगे फाइल को, सेव करने के बाद आप फिर उसको अगर प्रिंट करना चाहते तो आप प्रिंट करेंगे एक एक करके, अगर आपने कई सारे डॉक्यूमेंट बना रखे हैं तो। इसके बाद बात आती है पैरेलल प्रोसेसिंग। दूसरा टाइप आपका है पैरेलल प्रोसेसिंग। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल टास्क रन हो रहे होते हैं एक साथ, वो भी मल्टीपल प्रोसेसर्स पे। तो अनेक कार्य एक साथ विभिन्न प्रोसेसरों पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका भाई मल्टीपल, जब टास्क आपके मल्टीपल प्रोसेसर पे हो रहे हैं तो मतलब आपका कार्य बहुत तेज़ी से हो पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि यहाँ पे प्लेइंग म्यूज़िक वाइल डाउनलोडिंग अ फाइल,
जिस समय पे आप फाइल डाउनलोड कर रहे हैं उस समय पे आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी बजा के रखे हैं, ठीक है। ब्राउजिंग द इंटरनेट एट द सेम टाइम, आप उसी समय पे इंटरनेट पे कुछ भी चीज़ जा करके ब्राउज़ भी कर सकते हैं। तो ये था आपका कौन सा प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग। उम्मीद करता हूँ भैया पैरेलल प्रोसेसिंग भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मतलब यही है कि पैरेलली आप कई सारे टास्क एक साथ कर सकते हैं। इसके बाद आपका तीसरा है पाइपलाइन प्रोसेसिंग। पाइपलाइन प्रोसेसिंग का मतलब ये नहीं कि अब आपको पाइप के अंदर जा करके फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग के टास्क करवाने, नहीं, बस नाम इसका है पाइपलाइन प्रोसेसिंग, और पाइप के अंदर आपको जाना नहीं है, ठीक है। नहीं तो पता चले कुछ लोग सर पाइप ढूंढ के लाते हैं घर से, फिर पाइप के अंदर जाएंगे, फिर प्रोसेसिंग होगा, ये काम आपको नहीं करना है। तो आइए इसमें जान ले। इसमें देखिए क्या होता है, सिंपल से वर्ड में बोला जाए तो आपका अगर आपने 2 टास्क एग्जीक्यूट करवाने हैं तो पहला टास्क आपका कंप्लीट हुआ नहीं होता है, उससे पहले दूसरा वाला टास्क जो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाता है। इसका एग्जांपल की अगर बात किया जाए तो जैसे आपने स्कूल वगैरह में, है ना, स्कूल वगैरह में देखा होगा जब स्टेज शो हो रहा होता है तो वहाँ पे एक पार्टी जो आपका है स्टेज पे परफॉर्म कर रही होती है, दूसरी पार्टी जो है बैकग्राउंड में पीछे से रेडी होती है जाने के लिए कि जैसे इनका प्रोग्राम ख़त्म होगा हम पीछे से जो है वहाँ पे स्टेज पे पहुँच जाएंगे। इससे होता क्या है कि हमारा समय बचता है और प्रोसेसिंग फास्ट हो पाती है। समझ में आया ना। तो अब इस चीज़ को यहाँ पे रेट कर लेते हैं भाई। तो आइए देखते हैं। द प्रोसेसर स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द सेकेंड इंस्ट्रक्शन बिफोर द कंप्लीटिंग द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। पहला इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ नहीं है, उससे पहले सेकेंड इंस्ट्रक्शन जो है आपका एग्जीक्यूशन में लग जाता है। तो प्रोसेसर पहले निर्देश को पूरा किए बिना दूसरे निर्देश प्रोसेस करना शुरू कर देता है। ये होता है आपका पाइपलाइन प्रोसेसिंग। क्लियर। चलिए इसके एग्जांपल जानते हैं। जैसे फैक्ट्री में एक साथ विभिन्न स्टेज पर काम होते हैं, एक निर्देश लाना, दूसरे को डिकोड करना और तीसरे को निष्पादित करना। देखो अब यहाँ पे इससे अच्छा एग्जांपल तो आपका यही था स्कूल का जो मैंने दिया कि जब आपका फंक्शन हो रहा होता है वहाँ पे तो एक प्रोग्राम कंप्लीट होता नहीं, दूसरा वाला पहले से रेडी हो जाती दूसरी टीम, है ना। या फिर आप कुछ ऐसा समझ सकते हो कि आप भैया घर पे किचन में कुछ बनाना चाहते हो। मान लो कि चलो आज ठीक है आप लोगों ने क्या बनाना है भाई, चलो आप लोग बर्गर बनाना चाहते हो, सुबह सुबह भूख भी लग जाएगी कुछ लोग को खाने के लिए, है ना। मान लो आप बर्गर बनाना चाहते हो। अब आपने क्या किया कि एक बर्गर का बनाना स्टार्ट किया। अब ये बर्गर आपका एक बन रहा होगा, उसके पहले ही आप दूसरे वाले बन के कंप्लीट हुआ नहीं है लेकिन आप दूसरे वाले को रेडी करके रखे, उसके अंदर जो आपका ब्रेड होता है उसके अंदर आपने पहले से सारी चीज़ें उसके इंग्रीडिएंट्स जो हैं लगा करके बैठे हो कि पहला वाला कम पक जाए तो हम दूसरे वाले को भी रखें, वो भी पक जाए तो फिर भैया उसको खाएंगे आराम से, बढ़िया एकदम से स्वादिष्ट। मतलब ये कि एक आपका भी बना नहीं, दूसरा वाला आपका रेडी हो गया है ना। घर बसने से पहले रहने वाले आ जाते हैं, वही हाल है यहाँ पे पाइपलाइन में। तो उम्मीद करता हूँ भाई ये आपको जो है सीपीयू और प्रोसेसिंग सबको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा भाई मेमोरी यूनिट। तो जैसे कि आप सबको पता है मेमोरी यूनिट का काम होता है डेटा को स्टोर करना। तो अब यहाँ पे डेटा स्टोर करने के लिए भी भाई हमारे पास हमारे डेटा होते हैं जिसको हम स्टोर करवाना चाहते हैं, और कंप्यूटर का खुद का डेटा होता है जो कंप्यूटर स्टोर करके रखता है। तो इन सभी को अगर हमें स्टोर करवाना है तो हमारे पास मेमोरी का होना ज़रूरी है ना। तो आप मुझे बता दीजिए जितने लोग भी यहाँ पे लाइव हैं, क्या सबको सारे टॉपिक्स क्लियर हैं जो अभी तक आपने पढ़े? चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम मेमोरी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो आ जाओ भाई सभी लोग पढ़ते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। तो मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम को एक आवश्यक भाग है, कोने का। इसका उपयोग निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना, है ना, इंस्ट्रक्शन या डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी बिना कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। बिना मेमोरी का कंप्यूटर हमारा कोई कार्य करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई उसको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे नहीं। तो इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा तो फिर वो डिकोड क्या करेगा? अब जब डिकोड भी कुछ नहीं करेगा तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर हमारा दिमाग खाली है तो क्या चलता है? आप बोलते नहीं खाली दिमाग सर चलता नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी होता है। तो मेमोरी क्या है? आपका एक इसेंशियल कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। और बिना मेमोरी का हमारा कंप्यूटर
कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। अब आते हैं, आगे बढ़ेंगे भाई, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं, इसका प्रकार। तो इसको डिवाइड किया जाता है मेनली दो पार्ट में। पहला आपका है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा आपका है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। बाकी आपने सुना होगा सर टर्सरी मेमोरी भी होता है और आपका वर्चुअल स्टोरेज सिस्टम्स भी होते हैं, ये तरह तरह के होते हैं, लेकिन मेनली इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। अब हम यहाँ पे एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे भाई, प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है ना। अब यहाँ पे अगर बात की जाए प्राइमरी और सेकेंडरी में यूज़ कौन किसका करता है, तो प्राइमरी मेमोरी का यूज़ जो है हमारे कंप्यूटर करते हैं। तो इसका यूज़ कौन करता है, कंप्यूटर। और जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज होता है इसका यूज़ कौन करता है, यूज़र। तो यूज़र को अपने डेटा स्टोर करवाने हैं तो सेकेंडरी स्टोरेज का यूज़ करेगा, और अगर कंप्यूटर को अपने डेटा इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना है तो प्राइमरी मेमोरी का करेगा, जिसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी इज़ डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू एंड होल्ड डेटा टेम्परेरी। प्राइमरी मेमोरी कौन एक्सेस करता है भाई, डायरेक्टली ये सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जाता है और ये डेटा को टेम्परेरी होल्ड करके रखता है। कैसे रखता है, टेम्परेरी, मतलब कुछ समय के लिए ही ये होल्ड करके रखता है, परमानेंटली नहीं। समझ में आया। चलिए, अब इसी प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी आपके 2 पार्ट आते हैं, 2 तरह की मेमोरी होती हैं। एक आपकी है रैम, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा आपका होता है रोम। तो अब रैम और रोम क्या हैं, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले रैम के बारे में जानते हैं। एक ऐसा मेमोरी जो कि भुलक्कड़ होता है, जो डेटा को भूल जाता है। अगर आपका सिस्टम बंद हुआ तो ये डेटा को भूल जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं, ये वोलाटाइल इन नेचर होती है। कैसी होती है, वोलाटाइल इन नेचर। चलिए आइए बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन है। टेम्परेरी मेमोरी दैट स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स करेंटली इन यूज़। एक ऐसा मेमोरी है आपका रैम जो कि उस इंस्ट्रक्शन या डेटा को स्टोर करके रख रहा होता है जो करंट टाइम पे यूज़ में होते हैं। डेटा इज़ लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ। कंप्यूटर के बंद होते ही डेटा क्या हो जाता है, ये लॉस कर देता है, खो देता है, इसलिए इसको बोला जाता है इट इज़ इन वोलाटाइल इन नेचर, और ये डेटा को टेम्परेरी होल्ड करके रखता है, ठीक है। यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। वर्तमान में उपयोग में जो आपके डेटा होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं, डेटा या प्रोग्राम, उसको ये स्टोर करके रखता है। कंप्यूटर बंद होते ही डेटा मिट जाता है, मतलब डेटा लॉस हो जाता है। इसलिए जिस समय पे आप कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं उस समय पे टीचर्स आपको क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई जितना भी काम आप कर रहे हो उतना काम आप स्टोर करते हुए चलो। अगर आप स्टोर नहीं करते हैं, गलती से सिस्टम बंद हो जाता है या लाइट चली जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे वो डेटा आपका जो है लॉस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उस समय पे जो आप काम कर रहे हैं वो सारे काम आपके रैम के अंदर स्टोर हो रहा होता है। अब यहाँ पे रैम के भी टाइप्स होते हैं भाई। तो रैम के टाइप्स आपके एस रैम और डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है आपका स्टैटिक रैम एंड डी रैम का फुल फॉर्म होता है आपका डायनेमिक रैम। तो इस प्रकार से हम एस रैम डी रैम के बारे में जान लेते हैं। चलो भाई थोड़ा सा और जानते हैं। जो एस रैम है आपका फास्टर है, कॉस्टली है एंड यूज इन कैश से, मतलब ये कैश मेमोरी में यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा महंगा होता है और तेज़ी से इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर पाता है। डायनेमिक रैम जो है स्लोअर है, चीपर है, नीड फॉर रेफ्रेशिंग। अब देखो सिंपल से अगर बात की जाए, यहाँ पे जो रेफ्रेशिंग की बात की जाती है, तो यहाँ जो आपका एस रैम होता है यहाँ पे कोई भी पीरियोडिक रेफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो आपका डी रैम होता है, डायनेमिक रैम, यहाँ पे हमें एक पीरियोडिक रिफ्रेशिंग की ज़रूरत पड़ती है ना। तो यही चीज़ है। स्टैटिक रैम तेज़ है भाई, महंगी है और कैश मेमोरी में उपयोग होती है। और आपका जो डी रैम है, डायनेमिक रैम, इसका फुल फॉर्म होता है ये धीमी होती है और सस्ती भी होती है, बार बार रिफ्रेशिंग करनी पड़ती है। तो ये था आपका एस रैम एंड डी रैम। अब ऐसे भी समझ सकते हो, स्टैटिक मतलब जो चीज़ें रुकी हुई हैं, डायनेमिक जो मतलब कि मोशन में है ना। तो स्टैटिक जिसमें रिफ्रेशिंग ज़रूरत नहीं है, डायनेमिक जहाँ पर रिफ्रेशिंग ज़रूरत है, मतलब वो चीज़ें डायनेमिक हैं, चेंजेबल है। ओके, उम्मीद करता हूँ भाई आप सबको समझ में आ गया होगा। और जितने लोग भी देख रहे हैं लाइव क्लास, अगर वो अपने घर वालों के साथ बैठ के देख रहे हैं, मैं उनके घर वालों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये आपका बच्चा जो है सिर्फ बैठ करके सुन रहा है, लिख नहीं रहा है, तो कृपया इसको ज़ोर से एक चमाट लगाएं, जिसकी वजह से इसको याद आए कि जितनी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं उसको नोट भी करना होता है। तो भैया साथ के साथ आप लोग नोट भी कर सकते हैं, है ना।
कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी, तो उसको तो कम से कम नोट करते हुए चलिए। तो साथ में कॉपी और पेन ले के बैठें। और अगर आप ऐसे बैठते हैं सीधा फ़ोन चलाते हुए, तो घर वालों से तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, जिनके साथ भी बैठ के देख रहे हैं, मम्मी पापा भैया दीदी, है ना, हाँ, तो इसलिए थप्पड़ लगा दें, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भैया लिख लेंगे, सब बहुत नालायक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका है रोम। तो एक टॉपिक तो हमने कवर कर लिया भैया प्राइमरी मेमोरी का, दूसरा है आपका रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी सिंपल से इसका काम होता है डेटा को रीड करने का। रैम आपका जो था रीड और राइट दोनों करता है, और रोम का काम होता है सिर्फ़ और सिर्फ डेटा को रीड करना। अच्छा, इसकी अगर यूज़ की बात किया जाए तो देखो रोम का इस्तेमाल कहाँ होता है। जैसे आप सबके घर में जो है वॉशिंग मशीन होगी, है, उम्मीद करता हूँ होगी। चलो वॉशिंग मशीन नहीं है, अच्छा टीवी तो ज़रूर लगा होगा, उसका रिमोट होगा, है ना। तो जो रिमोट के कंट्रोलर होता है उसमें भी आपका कहने के रोम लगा होता है, रोम नामक चिप लगा होता है। इसी वजह से जैसे आप रिमोट का कोई भी बटन प्रेस करते हैं, मान लीजिए आपने वॉल्यूम अप वाला बटन प्रेस किया जिसमें वॉल्यूम अप का सिंबल बना होता है, तो उससे वॉल्यूम ही क्यों बढ़ता है हमेशा, क्यों वॉल्यूम घटता क्यों नहीं है? कभी सोचा आपने ऐसा? नहीं सोचा ना, क्योंकि आपका दिमाग चलता ही नहीं है, सारा दिन तो इंस्टाग्राम में चलता है। सारा दिन इंस्टाग्राम पे चलेगा, यूट्यूब के शॉर्ट्स में चलेगा, वेब सीरीज़ देखोगे, मूवीज़ देखोगे, है ना। गर्ल्स का काम होता है सीरियल देखना, ड्रामा देखना। तो ये सारे काम जब आप करोगे तो भाई दिमाग कैसे चलेगा? जब दिमाग चलेगा ही नहीं तो ये सारी चीज़ें आप सोचोगे कब? फुर्सत ही नहीं है सर, हम सोचें कैसे? हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती, बहुत सारे काम होते हैं, इतने सारे बहाने आप सबके पास होते हैं। हाँ, मेरा बस चले तो आप सबको मैं इधर से कंप्यूटर के अंदर से निकल के मारूं, है ना। यूट्यूब में ऐसा फीचर्स होना चाहिए। आप सब मुझे दिख रहे हो, तो देखो ये चीज़ आपको सोचना चाहिए। वहाँ पे क्या होता है, जो रिमोट का आपका कंट्रोलर होता है उसके अंदर रोम ही लगा होता है, और जिस समय पे उस चीज़ को डेवलप किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तभी जो है उस चिप के अंदर प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि भैया आप अगर आप इस वाले बटन को प्रेस करेंगे तो यही फंक्शन होगा। 1 प्रेस करते हो आप तो 1 लिख के आता है, क्योंकि जब बनाया गया था उस रिमोट को तो उसी समय पे उस मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही उसके अंदर ये प्रोग्रामिंग कर दी गई थी। अब आया समझ में? देखो चलो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो रोम क्या है? एक परमानेंट मेमोरी दैट स्टोर्स डेटा स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस लाइक बायस। इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड ईजली। ये आसानी से मॉडिफाई नहीं होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दूसरा एग्जांपल देखो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपके घर में वॉशिंग मशीन होगा। वॉशिंग मशीन अगर आपके घर में है, मानता हूँ है, सबके पास होगा। अब आपने क्या किया होगा कि कपड़े धुलने के लिए वहाँ पे जो है 10 मिनट का टाइमर अगर लगा दिया, और 10 मिनट का टाइमर जैसे आपने लगाया और आपकी वॉशिंग मशीन जो है 9 मिनट चली, 9 मिनट चलने के बाद लाइट चली जाती है, लाइट गई। अब लाइट जाने के बाद क्या लगता है, जब दोबारा से लाइट आएगी तो आपका वॉशिंग मशीन कितने टाइम के लिए चलेगा? वापस से 1-0 से स्टार्ट करेगा या फिर वहीं से कंटिन्यू कर लेगा? बताओ जल्दी सोच के बताओ। क्या होता है, वो वहीं से कंटिन्यू करता है। जब वहीं से कंटिन्यू करता है तो इसका मतलब सिंपल यही है कि भैया आपका जो वॉशिंग मशीन है उसके कंट्रोलर में भी कहीं ना कहीं रोम लगा होता है। समझ में आया? नहीं तो सोचो अगर वो वॉशिंग मशीन भी आपका स्टार्टिंग से फिर से 0 से चलना स्टार्ट करे तो क्या होगा? आपके कपड़े का हालत एक एक धागे आपको नज़र आएंगे, है ना। आपका फेवरेट वाला पैंट होगा या शर्ट होगा तो वो पैंट शर्ट आपका फेवरेट वाला फेवरेट नहीं रह जाएगा, एक एक धागे आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इसी वजह से आपका जो वॉशिंग मशीन है भले 9 मिनट चल चुका होता है, लेकिन जब दोबारा से लाइट आती है तो अब ऐसा क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही इसके अंदर डेटा जो है प्रोग्राम कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यही रीज़न है। अब बायस क्या होता है भाई? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, और ये आपके कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम स्टोर करके रखता है अपने पास जो कि आपके कंप्यूटर के स्टार्टअप में हेल्प करते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं आपके सामने एक ब्लैक कलर की स्क्रीन नज़र आती है ना, जिसे आप लोग बोलते हैं बूटिंग हो रहा है आपके कंप्यूटर में। जो ब्लैक कलर की स्क्रीन में जो सारे इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम लोड हो रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं बायस की वजह से हो पाते हैं। और बूटिंग कितनी तरह से होती हैं, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बताएगा मुझे, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा बूटिंग कितने तरह का होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देगा भाई।
इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ रोम की बात कर लेते हैं। रोम के प्रकार भी होते हैं, जैसे आपने रैम की टाइप्स देखे वैसे रोम के भी टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला आपका है पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। एक ऐसा टाइप ऑफ रोम जिसमें एक बार अगर डेटा को प्रोग्राम कर दिया जाता है तो दोबारा से चेंज नहीं होगा। इसे केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, वो आपका होता है पी रोम। फुल फॉर्म लिख लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम में फुल फॉर्म आते हैं, नालायक हो, लिखते नहीं हो, बाद में बोलते हो सर ये आया था एग्ज़ाम में हमें याद नहीं आ रहा था। लिखो फुल फॉर्म, अभी लिखो तुरंत, मैं देख रहा हूँ कोई नहीं लिख रहा है, जल्दी से लिखो। पी रोम का फुल फॉर्म लिखो जल्दी से, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, चलो, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ऑल्सो। दूसरा आपका टाइप ऑफ रोम है ई पी रोम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ई फॉर इरेजेबल, पी फॉर प्रोग्रामेबल, आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली मेमोरी। मतलब इसका भी फुल फॉर्म लिखो, जल्दी से लिखो, मैं देख रहा हूँ। इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, डेटा अगर एक बार हमने लिख दिया है तो हम उसे इरेज करके रीप्रोग्राम कर सकते हैं। वो भी कैसे? यूवी लाइट की हेल्प से। यहाँ पे हमें यूवी लाइट में अपने मेमोरी को एक्सपोज करना होता है, उसके बाद हम उस डेटा को मिटा करके जो है रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो यूवी लाइट से मिटाकर दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है ईपी रोम। ठीक, हाय सर, गुड मॉर्निंग। इसके बाद आपका है डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म, यहाँ पे पहले ई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसको भी फटाफट नोट कीजिए सभी लोग, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे डेटा को इरेज किया जा सकता है, वो भी कैसे? इलेक्ट्रिकली। और जब एक बार इरेज कर सकते हैं हम तो दोबारा से उसको रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोग्राम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि भैया प्रोग्रामिंग तो पहले भी की जा चुकी है, इसे दोबारा से मिटा के हम लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रीप्रोग्राम्ड वर्ड यूज़ किया जा रहा है। अब आया समझ में? उम्मीद करता हूँ भैया सबको समझ में आ गया होगा। तो ये थे आपके 3 तरह के रोम, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। एक बार फिर से कंक्लूड कर दे रहा हूँ, पी रोम जिसमें एक बार अगर कोई चीज़ प्रोग्रामिंग कर दी जाती है तो इरेज नहीं होता, दोबारा से हम रीराइट नहीं कर सकते हैं। ई पी रोम आपका जो है इसमें हम डेटा को इरेज कर सकते हैं, लेकिन यूवी लाइट में एक्सपोज करने के बाद, और तभी इसको आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं। डबल ई पी रोम में सर क्या होता है? डबल ई पी रोम में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होता है, इसको हम इलेक्ट्रिकली जो है इरेज करके रीप्रोग्राम कर सकते हैं। दिस इज़ ई पी रोम। ओके, चलिए अगला टॉपिक आपका है कैशे मेमोरी। कुछ लोग इसको चाची मेमोरी बोलते हैं, तो ये चाची मेमोरी नहीं है भाई, ये आपका कैशे मेमोरी है। इस मेमोरी का काम होता है जो भी आपका सीपीयू जो है, प्रोसेसर है, जो इंस्ट्रक्शन को बार बार यूज़ कर रहा होता है ना, वो हमारे कैशे मेमोरी में स्टोर हो जाता है। जब वो कैशे मेमोरी में स्टोर हो जाता है तो इससे ये होता है कि हमारी प्रोसेसिंग फास्ट होती है। अच्छा, अब आप समझिएगा थोड़ा सा। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ बॉक्सेस बना लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये रहा हमारे पास बॉक्स, है ना, ये आपका था प्रोसेसर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P फॉर प्रोसेसर। फिर यहाँ पे आपका बीच में कहीं ना कहीं कैशे मेमोरी होगा, ये है आपका कैशे मेमोरी, चाची मेमोरी, जिसको मैं CM लिख देता हूँ शॉर्ट में, है ना। कुछ लोग इसको चाची मेमोरी बोलते हैं, तो भैया ये चाची नहीं होता है, ये कैशे होता है। फिर इसके बाद आपका कहीं ना कहीं मेन मेमोरी होगा, MM लिख देता हूँ, MM का मतलब है मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। फिर इसके बाद कहीं ना कहीं आपका सेकेंडरी स्टोरेज होता है, तो SM या फिर SS आप लिख लो। अब देखो, ये आपका प्रोसेसर है, ये गया इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए, ये आपका बीच में कैशे मेमोरी पड़ गया, फिर इधर पे आपका मेन मेमोरी है, इधर पे आपका सेकेंडरी स्टोरेज है, और ये वापस से डेटा भी ऐसे आपका चलता है। तो ये मैं एरो बना दे रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर है, समझिएगा इसको थोड़ा सा। चलिए समझते हैं भाई, यहाँ पे हम इसके, अब देखिए ये जो हमारा प्रोसेसर है, अब यहाँ पे बीच में कैशे मेमोरी, CM मतलब कैशे मेमोरी, MM मतलब मेन मेमोरी, और आपका SS मतलब सेकेंडरी स्टोरेज। देखो कैशे मेमोरी का सिंपल सा काम होता है टेम्परेरी
डेटा को होल्ड करता है, वो भी कौन से डेटा को, जो हमारा सीपीयू या फिर हमारा प्रोसेसर बार बार यूज़ कर रहा होता है। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल रहा होगा, देखो किधर गया ये रहा। स्टोर्स फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा, जो फ्रिक्वेंटली मतलब जो बार बार यूज़ करने वाले डेटा हैं उसे ये स्टोर करके रखता है। कौन? आपका सीएम, है ना। तो सीएम का काम समझ में आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको हिंदी में समझिए। यह एक तेज़ और छोटी मेमोरी होती है जो रैम और सीपीयू के बीच में स्थित होती है। ये रहा आपका, देखो भैया, रैम, मेन मेमोरी किसको बोलते हैं? रैम को बोलते हैं। सीपीयू बोले तो प्रोसेसर। इन दोनों के बीच में आपका कैश मेमोरी स्थित है और बार बार उपयोग होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है ताकि प्रोसेसर उसे तेज़ी से एक्सेस कर सकता है। इसलिए कैश मेमोरी क्या करता है? उस इंस्ट्रक्शन या डेटा को स्टोर करके रखता है। समझ में आया? चलो एकदम से हम लोग एकदम देसी एग्जांपल की बात अगर करते हैं। फॉर एग्जांपल, कई सारे एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ, दोबारा कभी भूलेगा ही नहीं। किचन में जब आप लोग खाना बनाने जाते हो तो वहाँ पे नमक, मसाले, तेल, ये क्या करते हो? आप एकदम नज़दीक में रखते हो। नज़दीक में क्यों रखते हैं? कि जिस समय पे आपको भैया दाल फ्राई करना या कोई चीज़ बनाना है तो नमक, तेल, मसाला सब वहीं पे आपको मिल जाए, आप उठाओ और यूज़ कर लो। नज़दीक में क्यों रखा? प्रोसेसिंग फास्ट हो पाए। समझ में आया? दूसरा सोचो, अगर उसी को आप एकदम 4 कमरे दूर रखे होते तो वहाँ से आप जाते, लेके आते, फिर यूज़ करते, तो प्रोसेसिंग में टाइम लगता कि नहीं लगता? यही कारण है। तो ये आपका कैश मेमोरी क्या कर रहा है? प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ा रहा है, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर रहा है। दूसरा समझिएगा। अच्छा, आप लोगों ने क्या देखा है दूध वाले अंकल को? जब वो दूध लेकर के आते हैं तो उनके पास एक बड़ा सा कंटेनर होता है जिसको आप लोग टंकी बोलते होंगे। उस टंकी से जब वो दूध निकाल के आपके पतीले में देते हैं तो एक छोटा सा लीटर का इस्तेमाल करते हैं ना। जो लीटर का इस्तेमाल करते हैं वो लीटर भी क्या काम करता है? कैश मेमोरी का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि भैया वो डायरेक्ट आपके जो बार बार इंस्ट्रक्शंस यूज़ हो रहे हैं उसको स्टोर करके रख रहा है। मतलब कि सीधे वहाँ से आपके टंकी से दूध निकाल करके अंकल क्या करते हैं? आपके पतीले में देते हैं, प्रोसेसिंग फास्ट हो पाए। वहीं पे अगर सोचो पूरी टंकी को उठा करके फिर पलटते तो हो सकता था प्रोसेसिंग में टाइम लगता। क्लियर है? कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अब आप इसी तरह से कई सारे एग्जांपल इमेजिन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ भाई ये कैश मेमोरी आप सबको समझ में आ चुका होगा। चलिए, अगर कैश मेमोरी समझ में आ चुका है तो आगे बढ़ते हैं। इनके कई सारे लेवल होते हैं कैश मेमोरी के। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल होते हैं भाई। लेवल का मतलब लेवल होता है स्तर, है ना। तो टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी के प्रकार आप देखो। जो आपका L1 होता है इसके बारे में जानते हैं। इसको कहा जाता है कि सीपीयू के अंदर होता है। तीनों लेवल में से सबसे फास्टेस्ट होता है और सबसे छोटा होता है L1 मतलब लेवल 1, पूरा नाम इसका होता है लेवल 1। सीपीयू के अंदर होती है भाई, सबसे तेज़ और सबसे छोटी होती है। मतलब तीनों में से कम कंपेयर किया जाए तो L2 की अगर बात करें, लेवल 2 स्लाइटली स्लोअर दैन L1, ये L1 से थोड़ा सा स्लो होता है और लार्जर इन साइज़ में भी बात किया जाए तो आपके L1 से थोड़ा सा इसका साइज़ ज़्यादा होता है। ठीक है। फिर इसके बाद आप बात आती है तीसरे लेवल की, L3। कहीं ना कहीं ये आपका जो है स्लोअर होता है इन सब में से। अब ये स्लो क्यों होता है, इसके पीछे का एक राज है। ये राज से पर्दा जल्दी उठेगा, बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है। हाँ, ये राज नहीं रहना चाहिए। तो शेयर्ड अमंग कोर्स, ये कोर्स में क्या होता है? शेयर्ड होता है, स्लोअर बट लार्जर। इसकी कैपेसिटी तो ज़्यादा होती है लेकिन इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। अब स्पीड स्लो क्यों होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, तो जो लास्ट तक बने रहेंगे उनको समझ में आएगा। हाँ, आ गया सर, आ गया कोट। तो ये थे भाई आपके 3 लेवल्स किसके? कैश मेमोरी के। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की भाई, जिसका इस्तेमाल हम यूज़र्स करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इसके अंदर भी हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी स्टोर्स डेटा परमानेंटली एंड इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय दी सीपीयू। ये सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जाता है। समझ में आया? अब इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं जो आपने अभी तक सुने होंगे या जानते होंगे। जैसे आपका पहले के टाइम पे हार्ड डिस्क इस्तेमाल में आता था, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसका फुल फॉर्म होता है ना। ये क्या है भाई? एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि लार्ज कैपेसिटी में डेटा को स्टोर करके रखता है, बट इसकी स्पीड क्या होती है? स्लो। ये बहुत स्लो प्रोसेसिंग करता है। तो अगर आपके लैपटॉप, आपके PC में
हार्ड डिस्क लगा हुआ है और एसएसडी नहीं लगा हुआ है तो बहुत ही स्लो डेटा को रीड करने का काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क लगा होता है, इसलिए बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है ये, ठीक। हिंदी में भी, हिंदी वाले बच्चों का भी खास तौर पे ध्यान रखा जा रहा है। तो चुंबकीय स्टोरेज डिवाइस जो बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकती है। गति की बात करें तो धीमी होती है भाई, इसकी गति बहुत स्लो, डेटा को ये रीड करने का काम करता है। चलिए अगले की बात कर लेते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD यूजेस फ्लैश मेमोरी, ये फ्लैश मेमोरी का यूज़ करता है, फास्टर होता है, मोर ड्यूरेबल दैन HDD। ये मॉडर्न टाइम में आपका SSD भी यूज़ हो रहा है ना। और यहाँ पे आपका देखो एक चीज़ और होता है, एक मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए SSD और HDD में, जो कि इसमें लिखा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा चाहे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि इन दोनों में से किसके पास या किसके अंदर मूविंग पार्ट होता है। तो भाई SSD के अंदर होता नहीं है, तो SSD के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। तो मूविंग पार्ट होता किसके अंदर है, HDD के अंदर होता है। किसके अंदर, HDD के अंदर मूविंग पार्ट होता है। MP मतलब मूविंग पार्ट, नोट डाउन कीजिए, MP मतलब मूविंग पार्ट किसके अंदर होता है, HDD के अंदर होता है, और SSD के अंदर नहीं होता है। समझ में आया। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस चीज़ का आप लोग खास तौर पे ध्यान रखिएगा। और दूसरी देखो, इन दोनों के बीच में अगर बात किया जाए तो HDD जो आपका है थोड़ा सा स्लो होता है, ये आपको पता ही चल गया। अगर आपके लैपटॉप में HDD और SSD दोनों लगे हैं तो सर हम किस में कौन से डेटा रख सकते हैं। देखो HDD में आप वह डेटा रख सकते हो जिनका आप कभी कभार इस्तेमाल करते हैं, जैसे म्यूज़िक फाइल हो गई, कोई वीडियो पड़ा हुआ है जिसका आप कभी इस्तेमाल ही नहीं करते हो, छोड़ दो, HDD में पड़ा रहने दो। लेकिन वहीं पे SSD में आप वह फाइल्स रख सकते हो, वह प्रोग्राम रख सकते हो जिनको आप हमेशा यूज़ करते रहते हैं। जैसे अगर आप एक डिज़ाइनर हो तो हो सकता है आप फोटोशॉप पे डिज़ाइनिंग करते हो, तो एडोबी फोटोशॉप हो गया, या फिर जिस पे आप हमेशा काम करते हो, जिसको आप तेज़ी से एक्सेस करना चाहते हो, तो उन सबको आप SSD में स्टोर कर सकते हो। तो SSD फास्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भाई पेन ड्राइव, जिसको PD बोला जाता है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PD, पेन ड्राइव। ये भी आपकी एक स्मॉल डिवाइस है, स्मॉल स्टोरेज यूनिट होती है, पोर्टेबल होती है, USB बेस्ड फ्लैश स्टोरेज है आपका। भाई तो आपका USB बेस्ड पेन ड्राइव को जो आपको USB पोर्ट में लगाना पड़ता है, और ये स्मॉल डिवाइस है, डेटा को स्टोर कर सकती है। आप डेटा को स्टोर करवा के कैरी भी कर सकते हैं, ठीक। छोटी और पोर्टेबल फ्लैश स्टोरेज जो USB पोर्ट से जुड़ती है, ये मैंने देखो आपको समझा दिया। अब देखो भाई बात आती है CD DVD, इनको बोला जाता है ऑप्टिकल डिस्क। क्या होते हैं ये, ऑप्टिकल डिस्क या फिर ऑप्टिकल स्टोरेज। तो ऑप्टिकल स्टोरेज यूज फॉर ऑडियो, वीडियो एंड सॉफ्टवेयर, इन सबको स्टोर करने के लिए पहले के टाइम पे आपका CD DVD और एक होता था BD या BRD, ब्लू रे डिस्क, जिसका कलर भी ब्लू कलर से ही होता था। बहुत ज़्यादा लार्ज कैपेसिटी में डेटा को स्टोर कर सकता था, है ना, ह्यूज अमाउंट में डेटा स्टोर करना होता था, तो हम BD का इस्तेमाल करते हैं, BRD का, ब्लू रे डिस्क का। देखो आपका जो CD होता है ये हल्के फुल्के डेटा स्टोर करके रख सकता है ना। आप छोटे मोटे फाइल हो गए या फिर म्यूज़िक हो गए, ऑडियो हो गए, इन सबको स्टोर कर सकते हैं आप CD में। लेकिन DVD में क्या कर सकते हैं आप, कुछ वीडियोस फाइल भी स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर कुछ बड़े प्रोग्राम्स को भी स्टोर करके रख सकते हैं। वहीं पे जो आपका BRD में हमने बताया आपको भाई, ब्लू रे डिस्क, इसके अंदर आप हाई डिफिनीशन वाले वीडियोस, बड़े बड़े फाइल्स स्टोर करके रख सकते हैं। अप टू 50 GB तक का स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है ब्लू रे डिस्क, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड भैया जो पहले के टाइम पे आप लोग छोटा सा चिप यूज़ करते हैं ना, चिप बोलते रहते थे, सर ये चिप, मेरा चिप खो गया है, मेरे चिप में गाना भर दो। तो ये सारे काम हम मेमोरी कार्ड में करते रहते हैं। और मेमोरी कार्ड भी आपका एक स्टोरेज यूनिट है, स्टोरेज डिवाइस है, जो कि स्मॉल इन साइज़ होता है बट डेटा स्टोर कर सकता है। ये भी आपका 4 GB, 16 GB, 32 GB का आता था, है ना, जिसमें आप लोग बहुत सारे गाना स्टोर करके रखते थे और खूब म्यूज़िक बजा के घूमते रहते थे, ठीक है। चलो ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, मेमोरी कार्ड भी। अच्छा, फ्लैश मेमोरी भी भाई देखो आपका एक ऐसा टाइप ऑफ मेमोरी होता है जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसको हमेशा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तभी उसके अंदर डेटा बना रहेगा।
या जैसे आपके ये मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है, ये सब फ्लैश मेमोरी पे बेस्ड होते हैं। ठीक, लाइट जाए आए इनसे कुछ मतलब नहीं होता है। अब हम कुछ यूनिट्स की बात कर लेते हैं, जिसे डेटा यूनिट बोला जाता है। चलो ठीक भाई, हाँ सर समझ में आ गया, गुड। इस समय पे मुझे कमेंट मिल रहा है भाई मानवी का और पुष्पांजलि का, जिनको समझ में आ गया है। बाकी लोग जब समझ में आएगा भाई तो आप लोग बता दीजिएगा, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए, डेटा यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो आप सबने जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर सारी चीज़ सुन रखी है। वो क्या होता है, डिस्टेंस को मेज़र करने की यूनिट होती है। वैसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी यूनिट होती है, जिसको हम बोलते हैं डेटा यूनिट। डेटा को स्टोर करने वाली यूनिट वो डेटा यूनिट कहलाती है ना। तो सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। बिट क्या है, सबसे स्मॉल यूनिट। चलो भाई, मैं पानी पीने लगा था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वापस से आ गए हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी होती है बिट। बिट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। इसके अंदर होते क्या है भाई, 0 और 1, बाइनरी। बाइनरी का मतलब 2 डिजिट, 0 और 1। तो भाई अगर आपका 0 है तो मतलब 1 बिट है, 1 है 1 बिट है ना। तो ये बिट मतलब एक ऐसी यूनिट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट ही हो सकते हैं, या तो 0 या तो 1, और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इसके बाद बात करते हैं हम निबल की। एक निबल के अंदर 4 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं, 4। अब इनका यूज़ क्या है, आपको ये लग रहा होगा ना सर हम इसका यूज़ क्यों करेंगे, क्या है ज़रूरत पड़ती है इसको पढ़ने की। तो मैंने बताया देखो ऑलरेडी आपको, जैसे डिस्टेंस को आप मेज़र करते हैं, उसके बाद अगर आपने सेंटीमीटर में कोई चीज़ मेज़र किया, उसको मीटर में बदलना है तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलना होता है। वैसे ही यहाँ पे आप बिट को बाइट में, बाइट को बिट में, निबल को बिट में चेंज कर सकते हैं। चलिए भाई, अच्छी बात है। अगर आपको कोई डाउट नहीं रह जाता है, समझ में आता है तो गुड। ये टीचर्स के मैजिक नहीं है, ये मैजिक आपके हैं कि अगर आपको समझ में आता है, मतलब यही है कि आप एकदम फुल एक्टिव होकर के पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो फुल एक्टिव होकर के पढ़ाई करता है सिर्फ उसी को समझ में आता है, बाकी तो नालायक होते हैं, उनको बहाने चाहिए कि सर ये समझ नहीं आया। चलिए, तो हम बात करें तो यहीं पे भाई आगे बढ़ते हैं। तो बाइट, एक बाइट में टोटल 8 बिट होते हैं। अब ये कैसे पता सर कि टोटल 8 बिट होते हैं। देखो ऑलरेडी आपको मैंने बता रखा है, ये आपको डेटा याद करने पड़ेंगे। याद करने पड़ेंगे तो आप याद करो, बस कन्वर्जन में आपको सिखा देता हूँ। कल को अगर बोला जाता है आपसे, 1 मिनट पहले देख लो भाई, चलो यहाँ पे हम आ जाते हैं। कल को अगर आपसे बोला जाए, क्या बोला जाए, मैं बताता हूँ क्या बोला जाएगा। आपके पास मतलब 4 बाइट है, बहुत ज़्यादा बड़ा लिख दिया मैंने। 4 बाइट स्टोरेज है कोई चीज़ का। अब इसको आपको बोला जा रहा है कन्वर्ट करो बिट में। तो अब आपको अभी पता चला कि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, है ना। अब बाइट को बिट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 4 को आप अलग कर दीजिए। इसको लिखिए 4 इंटू बाइट। बाइट मतलब 1 बाइट। अब देखो, इसको हमें किस में लेके जाना है, बिट में लेके जाना है। अब इस हम बाइट के जगह पे कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 8 से कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 8। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। आई थिंक ये 32 होगा, मतलब 32 होगा। अब जिसकी मैथ कमज़ोर है वो पहले LKG में एडमिशन ले ले, थोड़ा सा उसको बचपन वाली चीज़ें सिखा दी जाएगी, फिर वो मेरे पास चला आएगा, मैं उसको ये कन्वर्जन सिखा दूंगा भाई। तो देखो हमने आसानी से बाइट को बिट में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब 4 बाइट इज़ इक्वल टू 32 बिट होगा। इसी प्रकार से अगर इसको बोला जाता है कि भाई आप सर इसको बाइट में नहीं, सॉरी बिट में नहीं, निबल में कन्वर्ट कीजिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ता, हमें 8 की जगह पे किससे मल्टीप्लाई करते, जल्दी से बताओ फटाफट, 4 से करते बालकों, 4 से। 32 आंसर आ चुका था। चलो ठीक है भाई, गुड।
ऐसे आगे बढ़ते हैं तो KB मतलब किलोबाइट। किलोबाइट, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। तो भाई आप लोग भी देखो, थोड़ा बहुत कुछ खाते पीते रहा करो बीच बीच में। अच्छा, हो सकता है आप लोग को एक कन्फ्यूज़न रहता होगा, सर ये छुटका बी क्या होता है और सर ये बड़का बी क्या होता है ना? बी तो बी है, बी फॉर बॉय होता है, बी फॉर बॉय होता है। नहीं, यहाँ पे आपका जो छोटू वाला बी है ना, छोटू वाला, इसका अलग मतलब है, और ये जो बड़ू वाला बी है इसका अलग मतलब है। बड़े वाले बी को बोलते हैं बाइट। क्या बोलते हैं? बाइट, जो आपकी एक बड़ी यूनिट है। और जो छोटा वाला बी है इसको बोलते हैं बीट। क्या बोलते हैं? बीट, जो कि आपकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा। समझ में आया ना? जो आप सबको डेली का 1.5 GB मिलता है, वो आप देखेंगे ध्यान से तो कैपिटल में ही लिखा रहता है, कैपिटल G कैपिटल B। हाँ सर, खा रहे खाना, बस आप लोग खाना खाते खाते पढ़ो, है ना? और साथ के लिख भी लिया करो, खाते हुए पढ़ रहे हैं। जो चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा, उसको आप नोट डाउन कर लिया करिए कि दोबारा फिर नहीं मिलेगा। ठीक है? चलिए ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इस चार्ट को आप एक बार देख लीजिएगा भाई। चलो बाकी चीज़ मैं हटा दे रहा हूँ, रिमूव कर दे रहा हूँ। तो वैसे KB के बाद आपका MB आता है, मेगाबाइट, फिर GB आता है, गीगाबाइट, फिर आपका TB आता है, टेराबाइट, और आपका PB आता है, पेटाबाइट। ZB भी होता है, जेटाबाइट, YB भी होता है, योटाबाइट। हाँ, इतने सारे बाइट बाइट बाइट। मैगी खाते खाते पढ़ रहे हैं सर, अभी कोचिंग से आए हैं। वाह वाह वाह। 2 मिनट में कैसे बनाए मैगी? एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं भी ये वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है ना? जैसे आज 2 मिनट में मैगी बनती है, वैसे 2 मिनट में हम पढ़ाई भी कर सकते हैं बहुत स्पीड में। चलिए अगला टॉपिक आपका है मेमोरी हायरार्की। हायरार्की क्या होता है भाई? क्रम होता है, सीक्वेंस, कि कौन सी मेमोरी किसके बाद कौन सी मेमोरी का सीक्वेंस आएगा। इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो देखो, सबसे पहले आपका है रजिस्टर। रजिस्टर आपकी सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होती है। अब लगेगा सर आपने इसी चैप्टर में हमें 3 चीज़ें बताई हैं जो कि सबसे स्मॉलेस्ट वाली चीज़ें हैं। अब आप ये कंफर्म कर दीजिए, तीनों में क्या तीनों चीज़ें एक ही हैं या फिर अलग अलग चीज़ें हैं? चलिए, जिसको पता है वो मुझे बता दे कि सबसे स्मॉलेस्ट डेटा यूनिट क्या होता है, जो कि मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले। सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सी होती है, ये बताना है आपको। और सबसे स्मॉलेस्ट पिक्चर की यूनिट क्या होती है। तीनों के क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में आ जाने चाहिए। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। तीनों आंसर आपको लिखने हैं, बट कॉमा कर करके लिखने हैं। ठीक है? जिसका सबसे पहले आंसर आएगा, मेरी तरफ से उसको इस भंडारे में रसगुल्ले भी मिलेंगे, वो भी लास्ट में। चलिए तब तक हम आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहला लेवल है आपका रजिस्टर्स का, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अगर इसकी स्पीड की हम बात करते हैं, फास्टेस्ट मेमोरी होती है। और इसका लोकेशन की बात किया जाए तो इनसाइड दी CPU, ये CPU के अंदर होता है। ठीक है? इसके बाद दूसरे लेवल पे आता है आपका कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो आपकी अभी वेरी फास्ट तो होती है, बट रजिस्टर्स के कंपैरिजन में इसका स्पीड थोड़ा सा स्लो होता है। क्या होता है? थोड़ा सा स्लो होता है। तो ये धीमे रफ्तार वाली मेमोरी होती है भाई आपकी। इसकी रफ्तार धीमी क्यों हो रही है, अब पहले आप समझ लो, फिर मैं लास्ट में बताता हूँ आपको। स्टोर्स फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा, ये आपने अभी पढ़ लिया है भाई। कैशे मेमोरी, चाची मेमोरी जो आपकी होती है, बहुत तेज़ अक्सर उपयोग होने वाले डेटा को संग्रहित करती है। इन हिंदी, चलो भाई हिंदी वाले बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा बीच बीच में मैं भूल जाता हूँ कि मुझे हिंदी में भी एक्सप्लेन करना है, तो आप लोग एक बार रीड कर लिया करिए। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका मेन मेमोरी।
जो कि आपका रैम, ये क्या काम करता है भाई? टेम्प्रेरी मेमोरी होती है जो डेटा को स्टोर करके रखती है। कौन से डेटा? जो कि करंट टाइम पे रन हो रहे होते हैं, उन डेटा को ये स्टोर करके रखती है। हिंदी में अगर बात किया जाए, प्रोग्राम चलाने के लिए अस्थायी मेमोरी रैम। ठीक, अगर इसकी स्पीड की बात किया जाए तो इन ऊपर दोनों जो आपके मेमोरी थे उनके कंपैरिजन में ये अभी स्लो होगा। फिर इसके बाद आपका आता है सेकेंडरी मेमोरी। ये तो भाई इन तीनों के कंपैरिजन में, अगर चारों में कंपैरिजन किया जाए तो ये सबसे स्लो अब आपका सेकेंडरी स्टोरेज हो जाता है। परमानेंट स्टोरेज होता है जो कि भाई लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करके रखता है। फिर आपका टर्सरी स्टोरेज या फिर एक्सटर्नल, एक बाहरी स्टोरेज जो कि कंप्यूटर से बाहर होता है, मतलब कि आपका जैसे क्लाउड स्टोरेज हो गया है ना, जहाँ पे हम डेटा को बैकअप करने के लिए स्टोर करके रखते हैं। तो बैकअप या डेटा ट्रांसफ़र के लिए प्रयोग की जाती है आपकी टर्सरी या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आप समझिएगा, इस पूरे सीक्वेंस को हम कैसे शॉर्ट में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जगह क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अच्छा चलो, वहाँ पे ड्रॉ नहीं होगा भाई, तो हम यहाँ पे ड्राइंग करेंगे, थोड़ा सा फुल पत्ती बनाएंगे। एक जगह ढूंढ लेना पड़ेगा मुझे, कहाँ पे बनाते हैं, इधर पे। चलिए, तो आप एक छोटा सा ऐसा ट्रायंगल बनाइएगा, समझने के लिए बेहद आसान। चलो, ट्रायंगल छुप गया है तो इसे हम बाहर लाते हैं। अच्छा भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर भाई आए हुए हैं। सबसे पहले आंसर मिला था रॉयल प्रयागी का बिट, फिर पुष्पांजलि ने बताया बिट। चलो भाई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। और रॉयल प्रयागी का डाउट है सर बिट बाइट में क्या अंतर होता है, बताया। तो भाई दोनों डेटा यूनिट होते हैं। बिट आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, बाइट जो आपकी थोड़ी सी बिट के कंपैरिजन में बड़ी होती है, क्योंकि एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं। अब अगर कोई पूछे आपसे कि मीटर और सेंटीमीटर में क्या फ़र्क होता है, तो मीटर और सेंटीमीटर में जो डिस्टेंस का फ़र्क होता है, वैल्यू का फ़र्क होता है, वैसे ही आपके बिट और बाइट में वैल्यू का फ़र्क है बस। और दोनों क्या हैं? आपके डेटा यूनिट होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ रॉयल प्रयागी का भाई क्लियर हो गया होगा डाउट। चलिए, तो आगे हम बात कर रहे थे इस हायरार्की को हम कैसे शॉर्ट में समझ सकते हैं। तो ये हमने बना लिया है एक रेक्टेंगल। थोड़ा सा रेक्टेंगल, आपका रेक्टेंगल लगेगा नहीं, तो ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी है नहीं, फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमने एक बॉक्स बनाया, फिर हमने दूसरा बॉक्स बनाया, फिर हम यहाँ पे एक तीसरा और एक चौथा बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे R फॉर रजिस्टर, CH या फिर CM कैशे मेमोरी, और इधर पे आपका रैम मेन मेमोरी, और यहाँ पे आपका S सेकेंडरी स्टोरेज, और एक आपका रह गया था 5वां नंबर पे एक्सटर्नल या टर्सरी स्टोरेज, TS, ये आपका टर्सरी स्टोरेज। अब देखो यहाँ पे, अभी आपको लग रहा है सर आपने ये डिज़ाइन क्यों बनाया, क्यों रेक्टेंगल आपने बनाया। अब यहाँ पे डिज़ाइन हमने इसलिए बनाया था, अब यहाँ पे आप इस पिक्चर को देख करके इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को समझ सकते हैं। कैसे? जो सबसे छोटा वाला बॉक्स है वो कम डेटा को स्टोर करेगा, उससे बड़ा उससे ज़्यादा डेटा, उससे बड़ा उससे ज़्यादा डेटा स्टोर करेगा, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। अब इस चीज़ को आप कैसे लिखोगे? देखो भाई, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास क्या होगा? कैपेसिटी बढ़ेगा, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, तो स्टोरेज इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और स्पीड क्या होगा? यहाँ पे स्पीड घटेगी। स्पीड क्या होगी? घटेगी। रीज़न कि भाई देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका प्रोसेसर होता है, CPU होता है। ये रहा आपका CPU, मान लो, इमेजिन कर लो, है ना, मैथ वाली टीचर के जैसे आप लोग इमेजिन कर लो। ये आपका प्रोसेसर, जब प्रोसेसर या CPU के नज़दीक में जो मेमोरी होती है वो डेटा को बहुत तेज़ी से एक्सेस कर लेगा भाई। अब मान लो प्रोसेसर को कोई डेटा चाहिए, अब वो डेटा अगर यहाँ पे रजिस्टर में मिल गया तो प्रोसेसिंग कर लेगा तुरंत की तुरंत। अगर यहाँ रजिस्टर में नहीं मिला तो वो यहाँ से जाएगा कहाँ पे? कैशे मेमोरी के पास। कैशे मेमोरी मिल गया तो भी यहाँ से वापस आ जाएगा, प्रोसेसिंग कर लेगा। अब कैशे मेमोरी भी नहीं मिला तो रैम में जाएगा, अगर यहाँ से डेटा लगेगा तो फिर प्रोसेसिंग करेगा। फिर अगर यहाँ भी डेटा इसको नहीं मिलता है तो कहाँ जाएगा? सेकेंडरी स्टोरेज में जाएगा। अब यहाँ भी नहीं मिलता है तो कहाँ जाएगा भैया? अब जाएगा वो टर्सरी स्टोरेज में। तो सोचो, अगर हमारे पास
नज़दीक में कोई चीज़ रखिए तो हम उसको उठाएंगे और काम करना स्टार्ट कर लेंगे, है ना। और अगर थोड़ा सा दूर है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा जाएंगे। तो यहाँ पे जब जितना दूर आप जाओगे उतना टाइम टेकन होगा, तो मतलब प्रोसेसिंग स्पीड कम हो जाती है। तो इसी चीज़ के बारे में बात किया गया। स्टोरेज तो बढ़ रहा है नीचे जाते हुए, लेकिन स्पीड हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और वापस से समझाता हूँ। या फिर चलिए यहाँ पे हम इधर पे बात कर लेते हैं। अब अगर नीचे से ऊपर की तरफ हम आते हैं तो क्या होगा भाई, जब नीचे से ऊपर की तरफ हम आएंगे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। नीचे से ऊपर आते वक्त क्या होगा, स्टोरेज जो आपका है वो घटेगा, स्टोरेज डिक्रीज़ होगा। लेकिन स्पीड की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो स्पीड आपकी जो है इंक्रीज़ होगी। कब, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ आओगे, है ना। घर पे ये मत सोच लेना नहीं मम्मी कोई काम बोले और मम्मी को आप उल्टा ही समझा दो कि मम्मी अगर आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाओगी तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, और मम्मी वहीं पे आपको जो है 2 थप्पड़ लगा देंगी, ठीक है। क्योंकि मम्मी के साथ मजाक मत करिएगा आप लोग। नहीं तो पता चलिए अभी आप लोग यहाँ पे मेमोरी हायरार्की पढ़ने के बाद जाओ और मम्मी को बोलो मम्मी आप ऊपर जाके ये काम करके आ जाइए, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका प्रोसेसर के साथ होता है, बट रियल लाइफ में मत सोचना ऐसा, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि भाई नीचे से ऊपर जाओगे तो स्टोरेज कम होगा, लेकिन वहीं पे स्पीड बढ़ती है, और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो स्टोरेज बढ़ता है और स्पीड कम होती है। तो ये था पूरी कहानी आपका हायरार्की के बारे में। हायरार्की है ना, अनुक्रमांक, क्रम जिसको बोलते हैं, क्रम क्रम। चलो वापस आते हैं भाई हम अपने टॉपिक पे। तो अब आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका मेमोरी का हायरार्की हो चुका है। ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। मेमोरी का टाइप, स्पीड, कॉस्ट एंड कैपेसिटी। देखो यहाँ पे आ ही गया है ये चीज़ आपके पास। तो रजिस्टर की अगर हम स्पीड की बात करें तो भाई बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, एकदम फास्ट हाईएस्ट स्पीड होती है ना। हाँ हाँ आ गया सर, मज़ा आ गया है ना। गेम ओवर हो जाएगा फिर तो, यस मम्मी एकदम गेम ओवर करेंगे, एकदम सिस्टम हैंग आउट कर देंगी। रजिस्टर की स्पीड की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड होती है भाई। कॉस्ट की बात करें तो महंगा होता है, छोटा है बट महंगा है ना, छोटा बम बड़ा धमाका, वही चीज़ है। कैपेसिटी की बात करें तो वेरी लो, कम स्टोरेज कैपेसिटी होती है, अभी आपने पढ़ा ऊपर। फिर सेकंड नंबर पे आपका कैश है मेमोरी। स्पीड हाई होता है, थोड़ा सा स्पीड कम हो जाता है रजिस्टर के कंपैरिजन में। कॉस्ट भी थोड़ा सा कम हो जाता है, कैपेसिटी आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है ना। इसके बाद हम मेन मेमोरी की बात करते हैं अगर रैम की, तो ये भाई आपका मीडियम, इसका स्पीड मीडियम होता है, कॉस्ट भी मीडियम होता है, और इसका भाई कैपेसिटी भी मीडियम होता है, क्योंकि रैम आपकी जो है 2 GB 4 GB ऐसे आते हैं, है ना। 1 GB का भी आता है, 512 MB का भी आता है। हाँ हाँ, चलिए इसके बाद हम चलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ, हार्ड डिस्क की तरफ। तो भाई यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर स्पीड की बात करें तो ये इसका स्पीड लो होता है, और इसके कॉस्ट की बात करें तो ये भी लो होता है, और इसके अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है। सेकेंडरी स्टोरेज जैसे कि आपका SSD, HDD और आपका CD, DVD, पेन ड्राइव, ये सारी चीज़ें। कैपेसिटी नहीं दिख रहा है, किस चीज़ का कैपेसिटी नहीं दिख रहा? अच्छा कैपेसिटी नहीं दिख रहा है, ओह माय गॉड, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, कैपेसिटी नहीं दिख रहा है, ओ हो, दिस इज़ मैजिक। एक मिनट रुकिए भाई, मैं बताता हूँ कि क्या है कैपेसिटी ना दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है।
चलिए, अब उम्मीद करते हैं दिखने लगा होगा। चलो भाई, तो पहले बताना चाहिए आप लोग को। चलिए, सॉरी फॉर दैट। ये कुछ नहीं था, बट हमारे सॉफ्टवेयर की कमी थी। अब उम्मीद करते हैं भैया सबको इस कैपेसिटी भी दिखने लगा होगा, है ना। अब दिखने लगा। एक बार इसी बात पे हो जाए थम्स अप, मतलब कि आपके थंब का अब बोला मैंने, थम्स अप पीने वाला नहीं, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने आपको अभी तक समझाया होगा इस हायरार्की के बारे में, उसमें आपको हायरार्की भी नहीं दिखा होगा। स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया था हमने नहीं दिखा था, है ना। चलिए, ये प्रॉब्लम कब से आ रही थी भाई? स्टार्टिंग से ही आ रही थी। ओके। चलिए, कोई बात नहीं। स्क्रीन आपकी बहुत बड़ी हो चुकी थी, इसी वजह से नहीं दिखाई पड़ रहा था। अभी आप लोग यहाँ पे इस मेमोरी के हायरार्की का फ़ोटो खींच लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें विजिबल हो जाएंगी, ठीक है। ये आप लोग को पहले बताना चाहिए था भाई। चलो, डन। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहुँच चुके थे भाई। अब टर्सरी स्टोरेज की अगर बात करते हैं तो इसका भी भाई स्पीड जो है कम होता है और कॉस्ट भी इसका लोएस्ट होता है, बट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। अब इसका स्पीड कम क्यों होता है कि बहुत दूर होता है। अब देखो यहाँ पे मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ हायरार्की को। प्रोसेसर के जो नज़दीक होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा, स्टोरेज कैपेसिटी कम होगा। प्रोसेसर से जैसे जैसे दूर हम जाएंगे वैसे वैसे स्पीड कम होती जाएगी और आपका कैपेसिटी बढ़ते जाता है। इसी चीज़ को यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था। ऊपर से नीचे की तरफ हम जब जाते हैं तो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती है और स्पीड घटती है। फिर जब नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो स्टोरेज डिक्रीज़ हो रहा होता है, स्पीड बढ़ रही होती है। तो ये था भाई R फॉर रजिस्टर, CM फॉर कैशे मेमोरी, रैम तो रैम होता है आपका मेन मेमोरी, और आपका SS मतलब कि सेकेंडरी स्टोरेज, और यहाँ पे TS का मतलब टर्सरी स्टोरेज, ठीक है। हाँ, नहीं दिख रहा था तो पहले बताना चाहिए था भाई, नहीं दिख रहा था तो चलिए कोई बात नहीं, हमने भी ध्यान नहीं दिया। अभी आप लोग इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्या ही कर सकते हैं, है ना। आधा स्क्रीन दिख रहा था, आज आप लोगों ने आधे स्क्रीन में पढ़ा, अच्छी बात है। चलिए, ठीक है। PDF नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे, ऐप वगैरह डाउनलोड कर लीजिए, बगल इंस्टीट्यूट नाम से आपको ऐप मिल जाएगा, तो उसी में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ आपका रह जाता है कंप्यूटर के भाषा के बारे में। अच्छा, जैसे भाषा का क्या काम होता है भाई? कम्युनिकेशन करने के लिए, है ना। जैसे हम सबको कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा की नीड पड़ती है, भाषा एक माध्यम है कम्युनिकेशन का। वैसे कंप्यूटर के बीच में भी जब कम्युनिकेशन होता है तो हमें वहाँ पे भाषा की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर लैंग्वेज। तो आइए हम कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक लास्ट टॉपिक वही आपका रह जाता है भाई, तो फटाफट हम पहुँचते हैं कहाँ पे है आपका कंप्यूटर का लैंग्वेज। डिंग 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 डिंग, ये रहा कंप्यूटर लैंग्वेज। चलिए, कंप्यूटर लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटर, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और आज के बाद आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। जिसने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं भाई, वो पुराने वीडियोस एक बार फटाफट जा करके देख लीजिएगा, और अगर रिवीजन करना होगा तो 2 की स्पीड में देखिएगा, मैं तो यही बोलूँगा भाई, ठीक है। और ये नोट्स आप लोग को अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, घबराइए नहीं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर हम बात कर लेते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज है क्या? कंप्यूटर भाषा एक औपचारिक भाषा होती है जिसका उपयोग ऐसे प्रोग्राम लिखने के लिए किया जाता है जिन्हें कंप्यूटर निष्पादित कर सकें। इसमें आदेशों और निर्देशों को बनाने के लिए विशिष्ट नियम और वाक्यन्यास होते हैं। इन भाषाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है ना। इंग्लिश वालों को कुछ भी समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है, चलो इंग्लिश में बता देता हूँ सिंपल। कंप्यूटर लैंग्वेज एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है जो कि यूज़ की जाती है प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए, है ना, और उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक रूल्स एंड सिंटैक्स, ये कुछ रूल्स और सिंटैक्स से मिल करके बना होता है। आप जान लेते हैं कि कंप्यूटर के भाषा के टाइप्स। तो सबसे पहला आपका है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषाएँ।
एक ऐसी भाषा जो कि यूज़र के द्वारा लिखी जाती है और यूज़र को डायरेक्टली समझ में आती है, बट हमारे कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ नहीं आती, इसीलिए इसको बोला जाता है क्लोज टू ह्यूमन। ऐसी भाषा जो ह्यूमन के नज़दीक ज़्यादा होती है, जो हमारे नज़दीक चीज़ें होती हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। ईजियर फॉर प्रोग्रामर्स टू राइट एंड अंडरस्टैंड, जो प्रोग्रामर्स होते हैं जो कोडिंग करते हैं, ये भाषा उनके लिए आसान होती है लिखना और समझना। एग्ज़ाम्पल में जैसे कि आपका पाइथन हो गया, जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, है ना, जेएस हो गया, ये सारे क्या हैं, एक ऐसे हाई लेवल लैंग्वेज है जो यूज़र लिखता है और यूज़र को डायरेक्टली समझ में भी आता है। लेकिन हमारे कंप्यूटर को ये भाषाएं समझ में आएँ, इस चीज़ के लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो आगे चल के हम ट्रांसलेटर के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे रियल लाइफ में क्या होता है, अगर हमें हिंदी आती है, सामने वाले को हिंदी नहीं आती है, तो उसके लिए उसको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी कि हमारी वो हिंदी भाषा को उसको उर्दू, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, जिस भी भाषा में हो, ट्रांसलेट करके समझा सके, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी और हम आगे ट्रांसलेटर के बारे में भी जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ हाई लेवल लैंग्वेज समझ में आ गया होगा। HLL इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं लो लेवल लैंग्वेज की, LLL, है ना। आगे मैं नहीं बोलूँगा भाई, चलो ठीक है। ये आपका जो है कंप्यूटर के क्लोज होता है, तो क्लोजर टू मशीन कोड एंड आर हार्डर टू, किसके लिए कठिन होगा, ह्यूमंस के लिए। ये कंप्यूटर को आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन अगर हम इंसान इसको समझना चाहें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन होती है इसको पढ़ना और समझना। समझ में आए एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि आपका असेंबली लैंग्वेज हो गया और मशीन लैंग्वेज हो गया, ये दोनों आपके लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आते हैं। तो यह मशीन कोड के करीब होती है और इंसानों के लिए इन्हें पढ़ना कठिन होता है। उदाहरण में असेंबली भाषा और मशीन लैंग्वेज शामिल है। क्लियर है। तीसरा आपका है इंटरमीडिएट लैंग्वेज, मध्य स्तरीय भाषाएं। दीज लैंग्वेजेस लाइज बिटवीन हाई एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। ये आपका जो है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होता है। जावा बाइट कोड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट लैंग्वेज। इट कैन बी इंटरप्रेटेड बाई द जावा वर्चुअल मशीन, JVM के द्वारा इसको इंटरप्रेट किया जाता है। यह भाषाएं उच्च और निम्न स्तरीय भाषाओं के बीच होती हैं। जावा बाइट कोड इसका एक उदाहरण है, क्योंकि इसे जावा वर्चुअल मशीन द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको कंप्यूटर लैंग्वेज उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद अगला टॉपिक है आपका ट्रांसलेटर। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो हमें एक भाषा आती है, किसी और को वो भाषा नहीं आती है, तो उसको समझने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर भी कंप्यूटर को ट्रांसलेटर की नीड होती है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ट्रांसलेटर, अनुवादक, ये क्या है। कंप्यूटर विज्ञान में एक अनुवादक एक उपकरण होता है जो एक प्रकार की भाषा को दूसरी भाषा में बदलता है, विशेष रूप से उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन भाषा मतलब कि लो लेवल लैंग्वेज या मध्य स्तरीय रूप में कन्वर्ट करना इसका काम होता है। अनुवादकों के सामान्य प्रकार शामिल हैं, वे कई टाइप्स के होते हैं। अब इन इंग्लिश, अ ट्रांसलेटर इन अ कंप्यूटर साइंस इज़ अ टूल दैट कन्वर्ट्स वन टाइप ऑफ लैंग्वेज इनटू अनदर, especially from a high level language to a machine language or intermediate form. Common types of translators include, कुछ तरह के ट्रांसलेटर्स होते हैं जो आप एक एक करके देखने वाले हैं। चलिए, तो पहला आपका है कंपाइलर। क्या है कंपाइलर। कंपाइलर का क्या काम होता है भाई, ये क्या करता है कि पूरे कोड को रीड करता है और एक बार में ट्रांसलेट करके रख देता है। तो कंपाइलर ट्रांसलेट्स द एंटायर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। अब ये सोर्स कोड क्या होता है और मशीन कोड, ये ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है भाई। देखो, सोर्स कोड क्या होता है, जो यूज़र के द्वारा लिखा गया कोड होता है वो सोर्स कोड कहलाता है। सोर्स कोड क्या है, एक ऐसा कोड जो कि डायरेक्टली यूज़र के द्वारा लिखा गया है, वही आपका सोर्स कोड कहलाता है। ठीक है, और मशीन कोड या फिर इसी को आप ऑब्जेक्ट कोड बोल सकते हैं, जो कि आपके एक तरीके से ट्रांसलेटेड फॉर्म में होगा। ये क्या होता है, ट्रांसलेटेड फॉर्म होता है। ठीक, समझ में आना चाहिए इतना।
एग्जाम्पल इंक्लूड द GCC कंपाइलर फॉर C++। ये आपका GCC कंपाइलर है जो C और C++ भाषाओं को ट्रांसलेट करने का काम करता है। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में रीड कर लेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं। इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक ऐसा ट्रांसलेटर जो क्या काम करता है भाई, कोड को लाइन बाय लाइन रीड करने का काम करता है। क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन रीड करता है और उसे ट्रांसलेट करता है। एग्जाम्पल पाइथन एंड रूबी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक। तीसरा आपका है असेंबलर। असेंबलर इनका काम क्या होता है, सिंपल ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। ये लो लेवल प्रोग्रामिंग में यूज़ की जाती है। फिर आपका है ट्रांसपाइलर। ये ट्रांसपाइलर्स क्या होते हैं भाई, स्पेशल काइंड ऑफ कंपाइलर्स होते हैं दैट ट्रांसलेट्स वन हाई लेवल लैंग्वेज टू अनदर, जो एक हाई लेवल लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, जिससे आपका टाइप स्क्रिप्ट टू जावा स्क्रिप्ट, मतलब ये हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, बट एक हाई लेवल लैंग्वेज को दूसरे हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाले ट्रांसपाइलर्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। आप देखो जैसे कि हमारे आम जीवन में भी होते हैं ना भाई, तरह तरह के ट्रांसलेटर्स होते हैं। एक ऐसे कई बार आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में कि एक बार इंग्लिश में बोला जाता है, एक बात कंप्लीट कर ली जाती है पूरी, फिर उसको ही को हिंदी में ट्रांसलेट करके लोग बोलते हैं। अच्छा सा एग्जांपल आप लोग को अभी देखने को मिला होगा, जब आपका ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उसमें जो हमारे दोनों सेनाओं के महिला अध्यक्ष थीं, एक लोग हिंदी में समझा रही थी, एक लोग इंग्लिश में आपको समझा रही थी सेम चीज़ों को। तो पहले एक हिंदी में बोल ले रही थी, फिर उसके बाद दूसरी क्या करती तो उसी बात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करती थी। तो यहाँ पे जब एक बार पूरी भाषा को दूसरे लैंग्वेज में बदला जाता है तो ये काम होता है आपका किसका, इंटरप्रेटर या कंपाइलर? जल्दी से बताओ। कंपाइलर का काम होता है। कंपाइलर क्या करता है कि एक बार में पूरे चीज़ों को ट्रांसलेट करता है किसी दूसरी भाषा में, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वहीं पे वो लाइन बाय लाइन करने का काम करता है। अब सोचो वहीं पे क्या होता है कि एक बार आप इंग्लिश में बोलो एक लाइन को, फिर सामने वाला क्या करे, उसी एक लाइन को रीड करे और हिंदी में ट्रांसलेट कर दें, फिर वो दूसरी लाइन बोले, फिर उसी को आप रीड करो और हिंदी में ट्रांसलेट कर लो। तो ये इंटरप्रेटर का काम होता है। समझ में आया? चलिए, तो इसी टॉपिक के साथ भाई ये पूरे चैप्टर का होता है यहाँ पे द एंड। तो आज आपका इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट डे था। उम्मीद करता हूँ भाई सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और क्लासेस कैसे लगी आप लोगों को अभी मत कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लास्ट में जैसे वीडियो एंड हो जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के आपको क्लास कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सबका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। और लाइक वाइक तो आप लोग करते नहीं हो, आपके अंगूठे दर्द करने लगेंगे ना, इसलिए लाइक वाला बटन जाके दबा के आना शांति से, ठीक। और बाकी अपने मित्रों को जो है आगाह कर दो कि आईटी टूल का भंडारा स्टार्ट हो चुका है। ये नॉकआउट क्लास जो है कम समय में पूरे चैप्टर को कंप्लीट तरीके से ख़त्म करने वाली है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो भाई जो भी लगातार बने रहे हैं जी, थैंक यू सर, ओके, वेलकम भाई, सभी को वेलकम, ठीक है। तो इसके बाद में जैसे अब क्लास एंड करूँगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने राय जो हैं बता दीजिएगा। क्लास एंड होने के बाद मतलब लाइव क्लास एंड हो जाएगी तब कमेंट बॉक्स आप लोगों को मिलेगा, वहाँ पे आप बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को क्लास, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट होते हैं तो वहीं पे आप पूछ लीजिएगा। तो चलिए ठीक है भाई, सबको मेरी तरफ से टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।